आज मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा क्लास है। पहला अच्छा तीसरा क्लास हो गया, तीसरा क्लास है आज। पहला दूसरा हो चुका। पहला देखिए पॉइंट, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी माने रिलायंस कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में पहला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन अधिनियम के तहत? 1773 के तहत। और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। सब कौन अधिनियम? और नाम में गवर्नर था, गवर्नर जनरल बना दिया, बढ़ गया, पावर भी बढ़ा दिया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गया मुंबई मद्रास के गवर्नर। क्लियर? इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन बना है? वारन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स। अब देखिए 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा। तो 1773 में बंगाल का गवर्नर है वारन हेस्टिंग्स, तो गवर्नर था उस समय। 1773 एक्ट ला करके गवर्नर जनरल हो गया। तो अंतिम गवर्नर बंगाल का, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन हो गया? वारन हेस्टिंग्स। हाँ, यह होगा। जैसे वर्तमान में अगर कह दे कि भारत के प्रधानमंत्री को नवाब कहा जाने लगेगा 2024 से, तो भारत का पहला नवाब कौन होगा? नरेंद्र मोदी। और अंतिम प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी। कारण कि मोदी के समय 24 न है और 24 में प्रधानमंत्री को नवाब कहा जाने लग रहा है। तो आप अंतिम प्रधानमंत्री, पहला नवाब। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? पॉइंट क्लियर क्लियर क्लियर। आगे देख लीजिए, वारन हेस्टिंग्स कंपनी के क्लर्क के रूप में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। समझिए, क्लर्क पर बहाली होके आया था, लेकिन अपनी कार्य कुशलता से इतना योग्य था कि कासिम बाजार बंगाल में अध्यक्ष बन गया। क्लर्क से प्रमोशन होके अध्यक्ष, फिर बंगाल का गवर्नर बना, प्रमोशन, फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया, प्रमोशन प्रमोशन, है ना। हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है, ना बबुआ डीएम हुई है, ना पीएम हुई है। तो हमारे प्रमोशन देख रहे हैं, पहले क्लर्क, अध्यक्ष, गवर्नर, गवर्नर जनरल, है ना। पॉइंट क्लियर। आगे देख लीजिए, वारन हेस्टिंग्स का काल शुरुआत होता 1774 से 1785। इसके बीच में जो भी काम हुआ होगा वारन हेस्टिंग्स के समय। इसने राजकोषीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया। कौन? आगे देख लीजिए, 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालत का स्थापना किया। फौजदारी माने मारपीट, दीवानी माने पैसा कौड़ी से संबंधित अदालत का स्थापना किया। आगे एकदम आराम से आना है। अगला पॉइंट, सब चीज जरूरी ना है। दीवानी मुकदमा में जातीय कानून लागू होता था। दीवानी जो पैसा कौड़ी वाला मैटर था, जातीय कानून के तहत निर्णय होता था। अर्थात हिंदू को हिंदू विधि से न्याय मिलता था और मुसलमान को मुस्लिम कानून से न्याय मिलता था। लेकिन फौजदारी, जबकि फौजदारी मारपीट वाला में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। क्लियर हुआ? चलिए, हाँ, चाहे हिंदू पर हो मुकदमा चाहे मुस्लिम पर हो मुकदमा, मुस्लिम कानून ही लागू होता था फौजदारी मारपीट में। आगे 1772 में कोर्ट ऑफ
हेस्टिंग्स, मैंने खाली हेस्टिंग्स याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का कंपनी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया। देख रहे हैं क्या हो रहा है? बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कब किया था रे भाई? 1765। कब किया था? 1765। बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कौन कर रहा है? वारेन हेस्टिंग्स। कब कर रहा है? 1772। जो बंगाल में द्वैत शासन स्थापना करके बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां, बिहार के लिए सीताब राय को नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव, वो दोनों के हटाएगा नहीं? हाँ, द्वैत शासन प्रणाली हटा दिया और कहा कि कंपनी अपना शासन बागडोर संभाले। तो वही कह रहा है, प्रणाली को समाप्त कर दिया और कंपनी को उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दे दिया। पॉइंट क्लियर? इतना ही नहीं, वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवान, मोहम्मद राजा खां बंगाल वाला, राजा सीताब राय बिहार वाला, दोनों को क्या कर दिया? हटा दिया। कहां से? कंपनी का शासन हो गया ना, आ गया। वारेन हेस्टिंग्स से एक नया भू राजस्व पत्ति लागू किया जिसको इजारेदारी प्रथा, डायरेक्ट कहता है इजारेदारी प्रथा शुरुआत कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर हुआ? क्यों? तो ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए। हाँ, इजारेदार तकाबिरीन दोनों शुरुआत किया था। कह रहा है वारेन हेस्टिंग एक नया भू राजस्व पत्ति लागू किया जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। एकरा में क्या था से देख लीजिए। क्यों अपनाया? तो पहला जो पढ़ेंगे वही टिक लगाइएगा। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूलने का अधिकार दिया जाता था। बाजार में चौधरीयाना वसूलते हैं ना, अरे पुल पुलिया नाली बनता है नदी वगैरह में, तो देखते हैं पैसा दीजिए तब पार करिए, होता नहीं से? तो जो माने कि जो टैक्स देता है, मैं जो टैक्स वसूलता है वो ज्यादा पैसा दे रहा होगा, डाक बोल के न लेता है, ठीक है? नाव पार कर रही है, नाव से पार करेगा, पैसा दीजिए तो नाव पार करिए, इसका मैं डाक बोल के लेता होगा घाट का, ठीक है कि हम इतना मैंने ज्यादा देंगे, है ना? तो वही इसमें भी हो रहा था इजारेदारी प्रथा में कि डाक बोल करके लेता था कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्व आपको वसूल के देंगे। तो इसके अंतर्गत उच्चतम मूल्य लगाने वाले को लगान वसूलने का अधिकार दिया जा रहा था इजारेदारी प्रथा में। शुरुआत कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। दिक्कत होगा तो बोलिएगा तुरंत तुरंत एकदम। आगे एगो पॉइंट छोड़ देना है। अब देखिए 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ टेंटू लॉज के नाम से करवाया। विलियम बिल्किस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1789 में विज्ञान संकुलम नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया। सबसे पहले कौन? तो मनुस्मृति नहीं, बाकी सब देखिए रहे। भगवत गीता, तब कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम। सब भारतीय ग्रंथ का यूरोपीय भाषा में अनुवाद होने लगा। टेंटू लॉज मनुस्मृति का नाम रखा अंग्रेजी अनुवाद करके। अब देखिए यूपीएससी 2017 का पीटी का क्वेश्चन। हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए पहला मदरसा स्थापित किया। और इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना क्यों किया? क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भारत